हाँ सर। हाँ हाँ सर। सो लास्ट क्लास मतलब लास्ट कुछ क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तुम्हारा थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या होता है. So these are some of the notes. So thrust is nothing but the force acting on an object perpendicular to the surface, और उसका SI यूनिट न्यूटन होता है बिकॉज इट्स अ फोर्स. ठीक है. और प्रेशर क्या होता है, उस जो थ्रस्ट है उस थ्रस्ट का एक इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है. ठीक है. विजिबल बोल सकते हो, इट्स अ विजिबल इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस यस सर। सो प्रेशर यस सर। कैन बी डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया एक ही बात है. सो प्रेशर जब निकालते हैं तब हम लोग क्या लिखते हैं एक्चुअली, विद say that it is the perpendicular force which acts on a particular area. यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली उसका ही हम प्रेशर निकालते हैं. ठीक है. समझ में आया? सो ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का? पैस्कल है. सो पैस्कल का और एक फॉर्मेट क्या है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्योंकि ये वाला क्या है, दिस इज योर फोर्स एंड दिस इज योर एरिया, है कि नहीं? सो फोर्स होता है न्यूटन में और ऑब्वियस एरिया होता है मीटर स्क्वायर में. ऐसा यूनिट तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर. So 1 Pascal is equal to 1 meter per meter square. Okay. So प्रेशर का कुछ कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ. फॉर्मूला में क्या था, प्रेशर और थ्रस्ट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्योंकि न्यूमरेटर में आता है, और डिनोमिनेटर में एरिया आता है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? सो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रेशर डायरेक्टली फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स वी कैन से अगर फोर्स बढ़ा, अगर तुम ज्यादा फोर्स दोगे किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तुम एक्चुअली दैट विल हैव ए इंक्रीज्ड प्रेशर, है कि नहीं? उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा. बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ तो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट इंक्रीजेस, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. ठीक है. और प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इसका मतलब है अगर फोर्स एक छोटा सा एरिया में, एक सपोज 10 न्यूटन वाला एक फोर्स अगर छोटा सा एरिया में एक्ट कर रहा है, सो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा उस सरफेस के ऊपर, कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर. ठीक है. मतलब जो स्मॉलर एरिया बोल रहे हैं उस एरिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा. और अगर वो सेम 10 न्यूटन वाला फोर्स अगर कोई लार्जर एरिया में अप्लाई हो रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन दैट इन द केस ऑफ स्मॉलर एरिया. समझ में आया? इज इट क्लियर? यस ओके. सो यस सर। दो एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा था इसका. बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये पढ़ाया हुआ हाँ चीज है, सर। कुछ पॉइंट्स दिखा के दे रहा हूँ. सो उसके बाद हम लोगों ने देखा था दो एग्जांपल देखा था. एग्जांपल रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर. तो एरिया के साथ साथ प्रेशर चेंज होता है, वो उसका रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या था, ड्राइंग पिंस वाला एक था, तो उसका मैंने थोड़ा सा लिखा के दिया है, अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा लिख सकता हूँ. और सिमिलरली स्टैंडिंग वर्सेस लाइंग डाउन ऑन सैंड. ठीक है. ये वाला भी हम लोगों ने देखा था. सो इट्स क्वाइट अ बिग आंसर. एग्जाम में अगर 3 मार्क का भी आएगा तब भी ये आंसर लिख पाओगे, अगर 5 मार्क का आएगा तब भी लिख पाओगे. बोथ आर करेक्ट. ठीक है. समझ में आया? You have to just explain the two scenarios. Is it clear? समझ में आया? हाँ Okay. Now we discuss pressure and fluids, or we can say clear. So pressure and fluids क्या होता है, that is actually similar to that of solids. ठीक है. बट यहाँ पे एक जनरल डिफरेंस क्या है, सॉलिड्स में सिर्फ डाउनवर्ड होता है. क्यों डाउनवर्ड होता है? बिकॉज साइडवेज प्रेशर इतना नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड में रैंडम मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है. समझ में आ रहा है?
तो सॉलिड जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ इट्स वेट. ठीक है, सो आई कैन राइट in solids pressure is exerted only in the downward direction so ये इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज there is no random movement of particles. particles क्या क्या होता है? यही है ना रीजन? ये रीजन है? हाँ. ओके सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लाइक सॉलिड्स फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स में क्या क्या आता है? also have weight and exert due to their. बोल सकता है ये वाला? हाँ. so I can also say but due to the random motion of particles inside the fluid, they also exert pressure on the sides of the container ठीक है ठीक है. इनफैक्ट क्या होगा? फ्लूइड्स exert pressure in all directions है कि नहीं? समझ में आया? In fact, fluid exert pressure in all directions and the magnitude of pressure pressure what? Is transmitted in an undiminished fashion.
ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ, अनडिमिनिश्ड फैशन मतलब? हमने फैशन बोला है, फैशन की जगह में मैं अनडिमिनिश्ड मैनर लिख सकता हूँ, एक ही बात है। समझ में आया? हाँ फैशन वर्ड लिख सकने से फैशन दिमाग में आने से सब भी कपड़े वपड़े का इस बात दिमाग में आता है ना। फैशन मीन्स इट्स अपीयरेंस, मतलब जो तुम्हारा पैटर्न होता है, ठीक है। मैनर लिख सकते हैं, पैटर्न लिख सकते हैं, फैशन लिख सकते हैं, एक ही बात। ओके, सो मैनर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अनडिमिनिश्ड मैनर में वो ट्रांसमिट होता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। सो सेंटर से भी बाकी डायरेक्शन में जाएगा, टॉप से भी बाकी डायरेक्शन में जाएगा, बॉटम से भी जाएगा। सो ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज रिगार्डिंग बायंसी, है कि नहीं? तो बायंसी इज द सेकंड पॉइंट। बोल करते हैं। So what is buoyancy? It is the phenomena in which each and every fluid exerts upward what? Upward thrust, है कि नहीं? यही था ना? हाँ Okay. So it is the phenomenon in which each and every fluid exerts an upward thrust, ठीक है, on an object floating in, floating or on बा यहाँ पे लिख दो on or in the fluid, है कि नहीं? समझ में आया? The upward force exerted, मैं लिख सकता हूँ this upward force exerted is called, फिर क्या बोला था इसको? It's called the buoyant force or what? और एक नाम है ना, क्या बोल रहा था? Upthrust. यस, अपथ्रस्ट, ठीक है। सो समझ में आया? सो बायंसी इज अ फेनोमेनन, एंड बायंसी में जो फेनोमेनन जो जो तुम्हारा उस फेनोमेनन जो फोर्स इन्वॉल्व है उसको हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सो तो हम लोग लिख सकते हैं दिस बायंट फोर्स is experienced by all objects, है कि नहीं? when
बोल सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को वो एक्सपीरियंस होगा, हाउएवर हेवी इट मे बी। अगर ज्यादा भी हेवी हो उसके ऊपर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बायन फोर्स एक्ट करेगा, लाइट होगा तब भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो डिस्पाइट हैविंग सो लार्जर वेट और स्मॉलर वेट, बायन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स इन ए फ्लूइड, ठीक है। एंड फ्लूइड मीन्स सिर्फ वाटर एग्जांपल नहीं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। ओके। यस सर। सो नाउ तुम्हारा जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वहां पे क्या था तुम्हारा, दो एग्जांपल देखा था, हाउ कैन वी मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो तो आई कैन राइट floating versus sinking of objects in fluid, है कि नहीं? तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? सो आई कैन राइट द डायरेक्ट पॉइंट के so the most important criteria that decides whether a particular object will float or sink in a fluid is its what? है कि नहीं? हाँ. समझ में? सो उसका डेंसिटी होता है। डेंसिटी कैसे बोल सकते हैं? डेंसिटी कैन बी डिफाइंड as the मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं? समझ में? असाइनमेंट क्या है? क्या होगा डेंसिटी का? यस और नो? बिकॉज मास का क्या है? मास का केजी है, केजी, एंड वॉल्यूम का क्या है? यस और नो? समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? काव्यिक, नवोदीप, ऋषिकेश? यस सर। हाँ सर। So this is the main most important criteria. And how does the density differ? So effect of density on an object's floating or sinking state. ठीक है? So what is the effect?
So what will be the effect? So the first effect is तो केस 1, दो केस हो सकता है. केस 1, फर्स्ट केस में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than density of what? Density of fluid. है कि नहीं? हाँ, ये होगा ना. पहला केस ये होगा. सो इस केस में क्या होगा बोलो? इस केस में क्या होगा? The object will what? बोलो. Sink. हैं? Sink. और नहीं float density of object है तो हाँ. it's less तो float. बाकी को क्या लगता है? क्या करेगा? फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, क्या? सर फ्लोट ही करेगा. हाँ. फ्लोट ही करेगा. हाँ. ओके, सो दिस इज द आंसर. सरस्वती थोड़ा सोच के बोलना. हाँ, जल्दबाजी में एग्जाम में भी अगर लिख दोगे ना, काट देगा एग्जाम में. ठीक है. सो रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? इस केस में क्या हो रहा है एग्जैक्टली इन दिस सिनेरियो? द बाइंड फोर्स है कि नहीं. जब तुम्हारा ऐसा सिनेरियो होता है तब क्या होता है? डेंसिटी अगर कम हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट? द अपथ्रस्ट. रीजन क्या है? द ऑब्जेक्ट हैज लेसर डेंसिटी, है कि नहीं? Which means its weight will be less than the upthrust, है कि नहीं? Will be less than the upthrust provided by the fluid, है कि नहीं? समझ में आया? मतलब फ्लूइड का जो डेंसिटी है, फ्लूइड का डेंसिटी क्या डिटरमाइन करता है? कितना अपथ्रस्ट वो फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या डिसाइड करता है? कि ऑब्जेक्ट कितना वेट, डाउनवर्ड फोर्स कितना अप्लाई करवाएगा. और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब मीन करेगा कि वो फ्लूइड अपवर्ड फोर्स कितना एक्सर्ट कर पाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. हाँ. समझ में अभी? मतलब दिस इज रिलेटेड टू द वेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो होगा. और ये वाला क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल डिटरमाइन अपथ्रस्ट, इट इज द अपवर्ड फोर्स. समझ में आया? तो डेंसिटी डायरेक्टली अपथ्रस्ट के साथ रिलेटेड है, और मतलब फ्लूइड का डेंसिटी अपथ्रस्ट के साथ रिलेटेड है, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ. Yes, हाँ sir. सर. सो आई कैन राइट. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख देते हैं. since the weight of the object is related, या फिर लिख सकता हूँ इज प्रोपोर्शनल
and the upthrust of the fluid is proportional to its density. समझ में? समझ में आया? सीन्स लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राइट. ओके, the weight of an object is proportional to its density and the upthrust of the weight is proportional to its density. हाँ, समझ में आया चीज? ये तो पॉइंट समझ में आया? हाँ. याद रहेगा? क्लियर? याद रहेगा? हाँ. ओके. सो इसी रीजन के कारण तुम्हारा तो अब भी से क्या हो जाता है, since in this case the upthrust is greater than the weight, समझ में आया? इज इट क्लियर? तो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हुआ तो क्या होगा? The object will float, and what is the reason? The object has lesser density, which means its weight will be less than the upthrust provided by the fluid, and since the upthrust is greater than the object's weight, so automatically क्या हो जाएगा? Unbalanced force. नेट नीचे की तरफ तुम्हारा 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो 10 न्यूटन नेट अनबैलेंस फोर्स होगा. सो वो 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो दैट अपवर्ड डायरेक्शन में जो मतलब तुम्हारा जो रिमेनिंग फोर्स है, दैट विल हेल्प द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लूइड. समझ में आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. ओके, नाउ कमिंग टू केस नंबर 2. ठीक है, केस 2 में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन. सो इसका एक चीज एग्जांपल देके देता हूँ. दिस इज द सेम एग्जांपल सो दैट वी कैन रिलेट. सो एग्जांपल क्या होगा फर्स्ट केस का? So same example, same concept. समझ में आया? Density of object is greater than density of what? क्लियर? इस केस में क्या होगा सरस्वती? अभी क्या होगा? Sink. Yes, now it will sink. है कि नहीं? क्यों सिंक करेगा? सिंक करने का रीजन क्या होगा? सेम,
द कॉन्वर्स ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा, इसी चीज को लिख लेता हूँ, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी ऑब्जेक्ट विल सिंक, एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज रीजन क्या है, सेम रीजन, लेट मी कॉपी इट, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा। क्या चेंजेस होगा यहाँ पे मेनली, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हैज हायर डेंसिटी, है कि नहीं, has higher density, which means that its weight will be more than the upthrust. Yes or no? Yes or no? हाँ हाँ okay. अब आज समझ में आ रहा है ना एकदम सिंपली से, हाँ सिंपल से आ रहा है ना समझ में। हाँ ऐसा पढ़ाने से तो एक क्लास में हाँ खत्म सर। कर देता, ऐसा पढ़ने से एक क्लास में खत्म कर देता, बट उसमें तुम बाकी वो जो इंट्यूशन है वो बिल्डअप नहीं होता तुमको। दैट इज वाई आई टुक सो मच अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस सिंपल टॉपिक, ओके। ऐसे पढ़ाने से तो मैं छठ से कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, बट दैट वोंट मेक यू अंडरस्टैंड साइंस प्रॉपर्ली, ठीक है। इसमें सोचना पड़ेगा क्यों होता है, कंफ्यूज होना पड़ेगा, कंफ्यूज होने के बाद ही कंफ्यूजन क्लियर होगा, तभी जाके अच्छे से समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंस इन दिस केस अपथ्रस्ट इज लेसर, है कि नहीं, is lesser than the object's weight, the net unbalanced force will act in the not the upward but in the downward direction. Yes or no? And the object will sink. समझ में आया? Is it clear? समझ में आया सबको? हाँ So this is the thing that you were studying. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन नेल हो सकता है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो सकता है, फेल्ट बॉटल, ये सुनो, ये होगा ये एग्जाम्पल हिसाब से। हाँ So, अभी समझ में ये चीज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फ्लोट और सिंक कैसे होता है, बायन फोर्स क्या होता है, मतलब डेंसिटी कैन हैव इज द मेन कॉज, मेन रीजन, बिकॉज डेंसिटी के बेसिस पे क्या चेंज होता है, एक ऑब्जेक्ट का वेट वेरिएशन चेंज होता है, मतलब वो वेट का जो फोर्स है वो कितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, कितना वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो बिकॉज वॉल्यूम इज नथिंग बट, देखो वॉल्यूम को अगर तुम एक पर्टिकुलर बेस एरिया को तुम हाइट पे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सपोज यू हैव दिस मच एरिया, ठीक है, ठीक है, अभी इसको अगर स्टैक करोगे ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक करते रहोगे, एंड यू हैव रेस्ड टिल दिस हाइट h, तो ये क्या था, this is area, this is another area, this is another area, that means this area of contact repeats till height of h, that is volume, है कि नहीं। so यहाँ पे जितना प्रेशर गिरेगा that will be multiplied, मतलब इस लेयर से इस लेयर में जाएगा, इस लेयर से इस लेयर में जाएगा, ठीक है। so वो बेस एरिया के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, so that is how volume is directly related to area, ठीक है, because volume is nothing but area multiplied by height. yes or no, can I say that? यही तो है ना वॉल्यूम, यही तो वॉल्यूम होता है, दिस वॉल्यूम, यस और नो, यस ये सबको समझ में आया, ऋषिकेश, नवोदीप, काव्यिक, या डाउट है इसमें। एक क्यूबॉइड में क्या होता है,
क्यूबॉइड में क्या होता है, एक क्यूबॉइड में ये नीचे वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द बेस, है कि नहीं, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, है कि नहीं। अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ का जो हर एक टुकड़ा ऐसा एक रेक्टेंगुलर पीस अगर हम लोग मल्टीपल लेयर्स स्टैक करें, ऐसे करके स्टैक करते रहे टिल ए हाइट ऑफ एच, अगर एच तक रेप्लिकेट करें देन वी गेट द वॉल्यूम, है कि नहीं। तो इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एच। सो कैन आई से दिस टू आर नथिंग बट ए, सो आई कैन से ए इनटू एच, यस और नो, ये बोल सकते हैं v equals to a into h लिख सकते हैं। व्हाट इज a? Yes, sir. is the base area, yes or no, बेस एरिया बोल सकते हैं, दिस इज बेस एरिया, समझ में आया। सो प्रेशर जैसे तुम्हारा बेस एरिया के ऊपर इफेक्ट करता है और वही प्रेशर का इफेक्ट मल्टीप्लाई होता रहता है टिल एच लेयर्स, दैट इज व्हाई डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, सबको समझ में आया। हाँ। काव्यिक समझ में आया। हाँ सर। सो ये था हम लोगों का द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब फ्लोटिंग ऑफ और वर्सेस सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड्स, वो डेंसिटी और अपथ्रस्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। सो कैसे चेंज होता है डेंसिटी के बेस पे, अपथ्रस्ट कैसे अपथ्रस्ट का इफेक्ट कैसे चेंज होता है, वेट कैसे चेंज होता है। सो वी हैव स्टडीड ऑल दोस थिंग्स, ओके, इन दिस पार्ट, समझ में आया। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, तो नेक्स्ट इफेक्ट क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यस और नो। So what is Archimedes principle? This scientific principle holds true for all fluids, ठीक है। सो इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग फुल्ली या पार्शियली इमर्स करेंगे कोई फ्लूइड के अंदर, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed partially or fully in a liquid, because देखो यहाँ पे रुको, इसको लिख के लेता हूँ। तो when an object is immersed partially or fully in a fluid, the upthrust or we can say upward force experienced by the object is equal to the what? It's equal to the weight of the fluid displaced by it. So ऑब्वियसली ये पार्शियली और फुली क्यों बोला गया है, बिकॉज पार्शियली अगर थोड़ा सा भी अगर फ्लूइड डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा भी पानी अगर डिस्प्लेस करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को तो थोड़ा सा तो मतलब सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा ना, है सुनो।
नहीं तो कौन कहाँ कहाँ से तुम्हारा सिर्फ टच करने से नहीं होगा सरफेस को, सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये सिनेरियो में देखो, अगर मेरे पास एक बीकर है और मैंने एक ऐसा एक ट्रायंगुलर एक शेप लिया, मतलब सोचो एक सर्कल लिया, सर्कल सिर्फ अगर टच करके रखा है, विल इट डिस्प्लेस एनी वॉल्यूम? कोई हटाएगा? इसका वॉल्यूम सोचो 10 ml है, सो 10 ml के ऊपर जाएगा? जाएगा क्या? हाँ, मैंने बॉल को सिर्फ सरफेस में टच किया है, विल द लेवल ऑफ वाटर राइज? No. नो। बट इफ आई इमर्स इट पार्शियली, अगर मैं इसको इतना भी लेके जाता हूँ थोड़ा सा, तब भी वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा, इतना भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, वेरी स्मॉल वैल्यू, मे बी 0.5 ml बढ़ सकता है कि नहीं? है कि नहीं? तो 10.5 ml हो सकता है, ये वाला बढ़ेगा। अगर मैं पूरा इमर्स कर दूं तब क्या होगा? द लेवल में राइज टू 15 ml, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब मैंने अगर इस पानी को बट बॉल को अगर मैंने पूरा इमर्स कर दिया, यहाँ तक इमर्स कर दिया, तब क्या होगा? तो वाटर लेवल में राइज टू 15 ml, लेस और नो? तो लेवल विल इंक्रीज फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आया? हाँ. क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो ये जितना नीचे जाएगा वो एक सर्टेन लेवल के बाद, तो देखो पहले इस जगह में, बॉल के जगह में, पहले इस रीजन में क्या था? पानी था ना। अभी उस पानी के जगह में ये बॉल आ गया, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है? सो पानी पानी तो सेम ही अमाउंट में रह गया, पानी तो 10 ml ही है, बट अभी पानी का 10 ml के अंदर एक जगह खाली, मतलब यूज अप हो गया, तो वो उस जगह का जो पानी है वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली इट विल गो टू द सरफेस एंड सरफेस लेवल विल इंक्रीज। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ये जो एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या बोलता है, ये जो एक्स्ट्रा तुम्हारा वाटर है, अगर समहाउ इसको कलेक्ट कर पाओ, सो इस जो शेडेड वाला रीजन है, इस शेडेड वाला पानी का जो रीजन है, जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसको अगर निकाल के इसका अगर तुम मास निकाल सको, मतलब सॉरी नॉट द मास बट द वेट, अगर इसका वेट निकाल सको, देन यू कैन से, सपोज इसका वेट निकल रहा है तुम्हारा, सपोज 10 न्यूटन, ओके? वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं? बोल सकते हैं? सो इस बॉल के ऊपर अपथ्रस्ट कितना गिरेगा? दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर ये 20 न्यूटन हो जाए तो, इसका वेट अगर 20 न्यूटन हो जाए तो क्या क्या होगा? यहाँ पे भी 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होगा, है कि नहीं? बाय फोर्स विल बी 20 न्यूटन। समझ में आया? दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एवरीवन क्लियर अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल? यस सर। Yes. सबको समझ में आया? Yes, sir. एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था हम लोगों का, Yes, एक ऐसा एक बीकर होता था, बीकर है साइंस लैब में। बीकर के इस लेवल में तुम्हारा क्या होता था? एक पाइप होता था, ठीक है? पाइप के नीचे हम लोग क्या करते थे? ऐसा एक पाइप होता था, तो उसके नीचे और एक बीकर रखते थे हम लोग, छोटा सा। सो वी यूज्ड टू पोर वाटर टू दिस लेवल, ठीक है? एक लेवल में मतलब हम लोग पानी को भर देते थे, पूरा भर देते थे, बट पानी क्या होता था? एक लेवल में जाते जाते यहाँ तक पहुंचने के बाद, इस लेवल में पहुंचने के बाद पानी फ्लो करना बंद हो जाता था इससे, ठीक है? सो वी न्यू दैट दिस इज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड, तो ओवरफ्लो नहीं होता था वहां पे। बट जब भी कोई एक चीज हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने अगर रॉक को एक छोड़ दिया, ठीक है? सपोज आई डिप ए रॉक इनसाइड दिस, ऐसा एक स्टैंड में लगा के मैंने एक रॉक को मतलब लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? अभी क्या होगा? वाटर का लेवल राइज करेगा, और वो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा? ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो के सोचो इतना भर गया, ठीक है? ठीक है? समझ? पानी तो सेम ही था,
यहाँ पे भी जितना पानी और यहाँ पे टोटल मिला के पहले वाला पानी होगा. सो ये जो पत्थर था या फिर ये जो मेटल का ऑब्जेक्ट था, व्हाट हैपेंड, दैट हैज डिस्प्लेस्ड द वॉल्यूम इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम. दैट वॉल्यूम को उसने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया. नाउ वी डिड व्हाट, वी यूज्ड टू मेजर, इसको मेजर करते थे. कोई एक वेइंग स्केल में ऐसा एक मशीन होता था हम लोगों का, हम लोग उसको मेजर कर सकते थे. ठीक है. सो इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देते थे, ये छोटा वाला बीकर को विद द पानी. पहले क्या करते थे, इस बीकर को मेजर कर लेते. तो इस पानी के साथ तो इसका वेट आ रहा है 20, सॉरी नॉट 20, सपोज 0.05 kg आ रहा है. और बीकर का मास निकालते थे अलग से, पानी को फेंक देते थे, उसका बीकर का मास निकालते. बीकर का मास हो तो आ रहा है 0.01 kg. ठीक है, मतलब 10 ग्राम. सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेट वेट कितना होगा, नेट वेट हो जाएगा, नेट मास हो जाएगा तुम्हारा 0.5 माइनस 1, दैट इज 0.4 kg. सो इसका तुम निकाल पाओगे, न्यूटन्स में निकाल पाओगे, बहुत सिंपल है. इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड कर दो, पर सेकंड स्क्वायर. सो दैट विल बी द वेट, है कि नहीं. अभी ये जो वेट है दैट इज इक्वल टू द बायंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया चीज? हाँ. ओके. सो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ टू. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने ये साइंस लैब में किया था. सो वी नो कि होता कैसे है, कैसे निकाल दें. तो दिस इज द अप्रोच. तो अभी यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है वो तो पढ़ोगे, एंड उसके एक्सपेरिमेंट का पूरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है तुम लोग के बुक में. सो आई वोंट रिपीट इट अगेन. मैंने मतलब लेंथ का स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से तुम्हारा वो रॉक को मतलब होल्ड किया था, दैट स्ट्रिंग आफ्टर सम टाइम इट स्ट्रेचेस, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है कि नहीं. स्ट्रेट लाइन होने का मतलब रॉक और नीचे नहीं जाएगा. यस और नो? सो उस पॉइंट पे उस फोर्स के रॉक के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है. तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इन द वॉल्यूम. वो भी कर सकते हैं, बहुत सारा टेक्निक्स है. सो वो बर्फ पढ़ना. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से निकाल सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. तो स्प्रिंग बैलेंस वाला भी हो सकता है तुम्हारा. उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस में क्या होगा, नॉर्मल रॉक का जो वेट है वो वेट घट जाएगा. यस और नो? मतलब स्प्रिंग बैलेंस से ऐसा होता है ना, ऐसा होता है स्प्रिंग बैलेंस. सो अगर इससे हम लोग वेट रॉक को ऐसे छोड़ देंगे तो इट विल शो ए सर्टेन वैल्यू, है कि नहीं. सपोज इट इज शोइंग 10 न्यूटन. अभी अगर हम लोग इसको पानी के अंदर रखते, इफ आई पुट द रॉक इनसाइड वाटर, व्हाट विल हैपन, दिस विल शो 10 न्यूटन. वो ऑब्वियसली दिखाएगा तुम्हारा 8 न्यूटन, या फिर तुम्हारा दिखा सकता है तुम्हारा 7 न्यूटन दिखा सकता है. वेट घटेगा कि नहीं? बोलो, घटेगा कि नहीं, बोलो. हाँ. क्यों घटेगा? बिकॉज पहले अगर जब भी बीकर नहीं था, इन द सिनेरियो वेयर देयर वाज नो बीकर, इसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड स्प्रिंग बैलेंस हम लोग को वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ही दिखा रहा था. और अभी क्या हो गया, नाउ व्हेन द रॉक इज इमर्स्ड इन द वाटर, व्हाट इज हैपनिंग, डाउनवर्ड फोर्स तो है ही 10 न्यूटन वाला पुराना वाला, बट अपवर्ड की तरफ ही एक फोर्स जा रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ से भी एक फोर्स जा रहा है. हाँ. सो ऑब्वियसली नाउ द वैल्यू विल डिक्रीज. व्हाई? हाँ, डाउनवर्ड फोर्स तो ज्यादा ही रहेगा, बट अपवर्ड फोर्स भी एक रहेगा. ड्यू टू दैट 10 न्यूटन नाउ बिकम्स टू 7 न्यूटन. तो एक्स्ट्रा 3 न्यूटन का फोर्स कौन दे रहा है? एक्स्ट्रा 3 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है अपथ्रस्ट, है कि नहीं. यू कैन फाइंड द अपथ्रस्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस. तो दोनों एक्सपेरिमेंट से तुम लोग निकाल सकते हो. तो तुम लोग के बुक में ये वाला है ऐसा एग्जाम्पल. समझ में आया एक्सपेरिमेंट? is it clear to everyone? काव्यक, नवदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? Yes, sir. तो नीचे वाला फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का Yes, है, sir. और अपवर्ड फोर्स कितना है, 3 न्यूटन. तो नेट फोर्स डाउनवर्ड ही होगा, बट Yes, sir. 7 न्यूटन होगा.
जब ये वाटर के अंदर नहीं था तो उसका सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा, दैट वाज 10 न्यूटन वाला फोर्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दैट इज वाई द स्प्रिंग बैलेंस नाउ शोज द डिफरेंस weight with different value of weight for the same rock in two scenarios, when the rock is in open air and when the rock is immersed in water. समझ में? तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है, तो डिफरेंस है वेट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट. ठीक है, द डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट दैट द रॉक रिसीव्स इनसाइड द वाटर. समझ में आया ये चीज? इज इट क्लियर? हाँ. ओके, जब ये डायग्राम रख देता हूँ, दिस टू आर टोटली डिफरेंट डायग्राम्स, सो ये ड्रॉ करके रखना अच्छा से, देन यू विल सी द डिफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पे तुम्हारा, हाँ, अब बायन फोर्स को फोर्स ऑफ बायन से भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो देखना. सो नाउ important deductions. So I can write important questions answered by मेटिस के बाद एस लिखना. हाँ, आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम था, और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे थेल्स, थेल्स को कैसे लिखेंगे? थेल्स को ऐसे लिखेंगे. ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे भी डायरेक्ट भी लिखा जाता है, बट प्रिंसिपल जब लिखते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, आर्किमिडीज ऐसा होना चाहिए ना, तो लास्ट में अगर एस है तो उसके बाद एस नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी लिखते हैं. ठीक है, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुड लाइक दिस, लास्ट वाला लिखना. हाँ, आर्किमिडीज ने बनाया ना, तो उसका प्रिंसिपल है, सो दैट इज वाई वी राइट इट लाइक दिस, बट एस नहीं लिखते सिंस ऑलरेडी लास्ट में एस है. समझ में आया? ये तो पता है ना तुम लोगों को, इंग्लिश में सीखा है. हाँ. हाँ सर. सो व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट? क्या होगा आंसर? समझ में आया? तो दिस इज द आंसर. ठीक है, so what is the magnitude of buoyant force experienced by a body? It is equal to the magnitude of weight of fluid displaced by the body. समझ में आया? क्लियर? Yes. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक से बोल रहा हूँ मैं, कौन सा पता है?
is the buoyant force experienced by a body the same in all fluids for a given body? By a body. Okay. So question समझ में? Is the buoyant force experienced the same? Is the buoyant force experienced by a body the same in all fluids for a given body? कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी, सपोज एक तुमने मेटल का बॉल लिया, सो मैं उस मेटल का बॉल को अगर तुम वाटर में इमर्स करोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑयल में इमर्स करोगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? सो व्हाट विल बी द आंसर? बोलो यस या नो? No. नो. It will not. It will not be the same. रीजन क्या है? बोल सकते हो? रीजन लिखवा के देता हूं. The body will displace an equal amount of fluid the body will displace an amount of fluid equal to its own volume, but that same volume of fluid displaced will have different weights for different liquids. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब तुम एक बॉल को सोचो, तुम्हारे पास एक 30 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉल है, उतना वॉल्यूम का एक बॉल है, तो बॉल को अगर तुम पानी में डुबोगे तो पानी का 1 लीटर क्या होगा? 1 लीटर के साथ वो एक्स्ट्रा 30 सेंटीमीटर क्यूब ऐड हो जाएगा. तेल के केस में भी सेम. तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वो सेम रहेगा इन ऑल द केस, वेदर यू आर यूजिंग ऑयल और वाटर, दोनों में सेम रहेगा. यस और नो? सेम रहेगा. हाँ. बट विल द सेम, सो तो तुम्हारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है और 1 लीटर ऑफ ऑयल है. W वाटर और W ऑयल, मतलब वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ ऑयल, बीच में कौन सा सिंबल बैठेगा? हाँ, ये सिंबल बैठेगा. हाँ, ये सिंबल बैठेगा कि नहीं? बोलो. हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ बाकियों को सर. समझ में आ रहा है? মা কই দীপ্তির কাছে একটু ফোন করবা? ক্লাস করে, তুমি ক্লাস করে দিছি. না দেরি দেখে আমি কোথাও একটু ফোন করতে না। ক্লাস শেষ করে করো. ঠিক আছে। हाँ, तो
सबको समझ में आया ये चीज? हाँ। काबिक समझ में आया? समझ में आया से बोलो। हाँ सर। तो सोचो, एक वो हाँ जो सर। मेटल का बॉल है, मेटल का बॉल ने सोचो 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया, और सिमिलरली 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयल को भी डिस्प्लेस किया। उस केस में भी वेट ऑफ इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट इस वॉल्यूम ऑफ ऑयल के वेट से कम ही होगा, so the symbol will remain the same. Yes or no? Yes or no? For the same volume of fluids, the weights will be same as compared to that, है कि नहीं? मतलब weight of oil will always be greater than weight of water, है कि नहीं? हाँ। So यही रीजन है, ठीक है? So मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनको रख देता हूँ, तुम लोग को समझने में इजी होगा, ठीक है? So बॉक्स बना के देता हूँ, कॉपी के साइड में लिख के रखना, इजी होता है समझने में. So but the same volume of fluid displaced will have different weights for different liquids due to what? Due to different densities. Yes or no? Liquids नहीं, fluids होगा. Yes or no? Clear? यस। So अगर अलग अलग वेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा? बायन फोर्स 10. So this makes the buoyant force acting on the same object by different liquids different. समझ में आया? लाइन समझ में आया? हाँ। तुम्हें लिक्विड्स दिया गया, फ्लूइड्स दिया था? फ्लूइड्स दिया था. ओके, फ्लूइड्स लिखो. अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर लिक्विड्स थे तो लिक्विड्स लिखना, फ्लूइड्स है तो फ्लूइड लिखना, एक ही बात है. कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये है, तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर. नाउ इसी क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्वर्स. To all bodies in a given fluid, experience the same buoyant force इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? हाँ या ना? नो। बाकियों को क्या लगता है? यस और नो? Sir, it's no. नवदीप, ऋषिकेश, क्या होगा? हाँ या ना? बोलो. विच वन? ये या ये? बोलो कौन सा?
Then I think no. नवोदीप क्या होगा? नवोदीप सुनाई दे रहा है? हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मतलब सोचो तुम एक ही मेटल बॉल ले रहे हो बट उसको अलग अलग, सॉरी तुम अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कहीं पे मेटल बॉल ले रहे हो, कहीं पे तुम्हारा क्या बोलते हैं वुडन कॉर्क ले रहे हो, कहीं पे तुम कॉटन बॉल ले रहे हो। सो इन ऑल द सिनेरियोज अगर तुम लिक्विड सेम लोगे, मतलब सभी को अगर पानी में डुबो रहे हो या फिर तुम सभी को ऑयल में डुबो रहे हो, सब ऑब्जेक्ट्स को ऑयल में डुबो रहे हो इन द सेम फ्लूइड, ठीक है? मतलब मेटल बॉल को भी तेल में डुबो रहे हो, और मतलब तुम्हारा उसके बाद क्या था, कॉर्क को भी ऑयल में डुबो रहे हो, कॉटन बॉल को भी, कॉटन क्लॉथ को भी तुम उसमें डुबो रहे हो। सो इन तीनों ऑब्जेक्ट को क्या सेम बायन फोर्स एक्सपीरियंस होगा? नवोदीप हाँ या ना बोलो। सर नो सर, सबका वेट तो अलग अलग है ना। यस दिस इज द रीजन, ठीक है? वेट कैसे अलग होता है देखो, मैं बोल रहा हूँ सपोज मैं एक ही वॉल्यूम का चीज दे रहा हूँ, सपोज ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वॉल्यूम। कैसे सेम वॉल्यूम हो सकता है? एक बॉल लिया मैंने, कितना वॉल्यूम का सोचो, 30 सेंटीमीटर क्यूब का लिया है, ये है। तो मैंने 3 बॉल लिया है, दिस इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक का मैंने लिया है मेटल का, एक लिया है वुड का, एक लिया है तुम्हारा सपोज स्पॉन्ज का, प्लास्टिक का। ऑल दिस हैव सेम वॉल्यूम, है कि नहीं? मतलब ये तीनों क्या करेंगे, दे विल डिस्प्लेस द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। बट अभी बात कर रहा हूं जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन रियलिटी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर मैं उन लोग को ऊपर से छोड़ दूंगा ये ज्यादा नीचे जाएगा, है कि नहीं? सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी एबल टू डिस्प्लेस मोर वाटर, ये कम नीचे जाएगा, है कि नहीं? ओके समझ में आ रहा है? मतलब देयर विल बी वेरिएशंस। सो आई कैन से तुम्हारा ऑब्वियसली कौन सा, ये तीनों बॉल में से कौन सबसे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर पाएगा इफ इट इज रिलीज फ्रीली? अगर उसको जट से छोड़ दोगे ऊपर से, कौन ज्यादा डिस्प्लेस कर पाएगा? तो कौन पानी के नीचे ज्यादा जाएगा बोलो? मेटल। मेटल। वाई? वेट। ये सुनो, वेट अलग है सबका, मेटल का वेट ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा नीचे जाएगा, है कि नहीं? सो अगर ज्यादा नीचे जाएगा तो क्या होगा? सो मोर it will immerse into the water. What will happen? More amount of water is displaced, and that is why we can say the volume of water that will be displaced will be different in the 3 scenarios. ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसका आंसर होगा नो। ओके, सो ऑल बॉडीज इन a given fluid experience the same buoyant force. इसका आंसर है नो बिकॉज ड्यू टू द वेट। ठीक है? सो अगर वेट तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारा थोड़ा सा रुको, हाँ सो सेम रीजन है। तो यहाँ पे रुको, इस डायग्राम को रखूंगा कि नहीं?
और इन दोनों में से कौन सा होगा? वेट के अंदर और भी जगह होता है, प्लास्टिक के अंदर कम होता है, सो वी कैन से ठीक है। सो एक ही सेम आंसर है, तो आंसर को यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा नो, ठीक है। To not be the same for different bodies in the same fluid, है कि नहीं? बोल सकते हैं? So इसका रीजन क्या है? This is because different bodies will have different what? Different weights, and thus will displace different amounts of the fluid. Different amounts of the same fluid लिख सकता हूँ, है कि नहीं? Okay. So hence the weights of the displaced fluids will be different for different objects and they will experience different amounts of ओके समझ में आया? क्लियर? Yes. ये कोई आंसर समझ, ये क्वेश्चन समझ में आया? Is the question clear to everyone? Yes. Yes, sir. हाँ सर। Okay. हाँ सर। So इसका एक्चुअली तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा जो आंसर है वो स्लाइटली एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस इन द सेंस तुम्हारा यस भी है, नो भी है। नो मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज हम लोग बॉल को सिर्फ ऐसे नॉर्मली छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल प्रेशर। बट अगर सेम बॉल को, अलग अलग डेंसिटी वाला बॉल को अगर हम लोग नीचे में सेम लेवल तक लेके जाएंगे, तो उनका तो वॉल्यूम सेम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल ऑल्सो बी सेम बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इस सिनेरियो में ये जो मैंने एग्जांपल लिखा और जो मैंने आंसर लिखा है, इस सिनेरियो में क्या कर रहे हैं मैं, वी आर जस्ट लीविंग द बॉल। मतलब यहाँ पे बॉल को मैं बोल सकता हूँ, बॉल को मैंने फ्री फॉल कराया, देख फ्लूइड के ऊपर फ्री फॉल कराया, उसके बाद बॉल अगर सिंक हुआ तो अच्छा है, अगर फ्लोट कर रहा है तब भी अलग अलग होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज नेचुरल, ऑटोमेटिक, ठीक है, नॉट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग करेंगे ना, तब तुम्हारा जो
फ्लूइड निकलेगा वो सेम होगा, अमाउंट सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज तुम्हारा अगर ये बॉल पानी के अंदर जाएगा वो भी 30 सेंटीमीटर क्यूब ही तुम्हारा डिस्प्लेस करेगा, ये वुड का बॉल भी 30 सेंटीमीटर क्यूब करेगा, प्लास्टिक का भी करेगा, बिकॉज हम लोग अपने हाथों से एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके उसको बीच में लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? सो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज वाई द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, विच इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर क्यूब, उतना वॉल्यूम का वाटर ही डिस्प्लेस हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो इस केस में मैंने एग्जैक्टली क्या किया, वी वर ओनली कंसिडरिंग द नेचुरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब नॉट एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? वो ऐसा नहीं कि हाँ इसका तुम्हारा वॉल्यूम मैंने सेम लिया था तीनों में, तो दैट इज वाई आई हैव कंसिडर्ड दैट दे आर डिस्प्लेसिंग द वाटर नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes. ओके, तुम लोगों के स्कूल में ये 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया है? नहीं, हम लोग का तो ये पार्टी नहीं कराया। ओके, सो ये था हम लोगों का बाय एंड फोर्स। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, रह गया है तुम लोगों का, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं बोलने जाऊं, डेंसिटी तो तुम लोगों को पता है क्या चीज है। सो दिस इज सिमिलर टू डेंसिटी, बट जैसे हम लोगों ने लिखा था ना रिलेटिव एटॉमिक मास, सो द एटॉमिक मास वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यही था ना रिलेटिव एटॉमिक मास, जो हम लोग यहाँ पे लिखते थे 1U 2U, उसके बाद कार्बन का 12U। किसके बेस पे किया गया था? द रेफरेंस वाज, सो व्हाट डज दैट U मीन? इस सब जगह में U का मीनिंग क्या है? 1/12 mass of carbon 12 atom. Yes or no? So this was the reference. So, and all this weights were relative masses, है कि नहीं? ये था ना, ये सब क्या था? रिलेटिव मासेस था ना। हाँ। सो यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस ले रहे थे। सो रिलेटिव डेंसिटी में भी सिमिलर होता है, रिलेटिव मास जैसे निकाला था हम लोगों ने, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके, रिलेटिव डेंसिटी भी हम लोग एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके निकालेंगे। ठीक है, सो रिलेटिव डेंसिटी कोई एक लिक्विड या फिर कोई एक चीज के डेंसिटी के साथ कंपेयर करने के बाद हम लोग निकालते हैं, एज कंपेयर टू दैट कितना ज्यादा है कितना कम है, तो वो निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया? सो रिलेटिव डेंसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है तुम्हारा? रिलेटिव डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, इफ आई राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इजीली तुम लोग निकाल सकते हो। सो फॉर्मूला दिखाता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, कितना होगा? इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय किसकी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, तो जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ कंपेयर करके उसका भी, उस चीज का भी हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? डेंसिटी के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो डेंसिटी को डेंसिटी के साथ ही कंपेयर करेंगे, इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब वाटर के डेंसिटी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं, तो ये जो रेशियो निकलता है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मैं सोचो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? डेंसिटी ऑफ गोल्ड को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करूंगा, सो द रेशियो दैट आई गेट। ठीक है, सो देखो ये जो वैल्यू होगा ये भी किस में निकलेगा? दैट विल बी इन केजी पर मीटर क्यूब। ये भी किस में निकलेगा? केजी पर मीटर क्यूब में निकलेगा, है कि नहीं?
सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ रेशियो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो आई कैन डिफाइन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है. रिलेटिव डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ a substance to that of water. समझ में? मतलब फॉर्मूला में जो लिखा है मैंने वही लिखा है. सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? रिलेटिव डेंसिटी is a fraction, is a ratio. Thus it has no unit. ठीक है? कभी भी एग्जाम में दे डेंसिटी वर्ड देख के यूनिट मत लिख देना. ठीक है? एंड मेक श्योर दैट बोथ द डेंसिटीज, मतलब सब्सटेंस का डेंसिटी और तुम्हारा जो वाटर का डेंसिटी है, दोनों को तुम सेम यूनिट्स में लिखो सो दैट यू कैन कैंसिल. ठीक है? समझ में आ रहा है? कैंसिल करने के बाद ही तुम्हारा रेशियो में कोई यूनिट नहीं बचेगा. अदरवाइज अगर रेशियो में यूनिट सेम नहीं है, कैंसिल नहीं कर पाओगे, और कैंसिल उल्टा पुल्टा कैंसिल करोगे तो वैल्यू में गड़बड़ आ जाएगा, रेशियो इनकरेक्ट रहेगा. ठीक है? सो हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, है कि नहीं? ऊपर वाला भी डेंसिटी ही है. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को सीखना है. आई कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है पता है? हाँ, ये याद रखना. ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल 10.7 में दिया है द रिलेटिव डेंसिटी तो डेंसिटी अलग अलग होगा. ठीक है? कोई भी चीज का डेंसिटी अलग होगा, रिलेटिव डेंसिटी भी अलग होगा. क्यों? अगर तुम गोल्ड को वाटर के साथ कंपेयर करोगे, गोल्ड का तो खुद का डेंसिटी अलग है, सिल्वर का पानी के साथ अलग होगा रेशियो, गोल्ड का वाटर के साथ अलग होगा. सो ऑटोमेटिकली जैसे हर एक चीज का डेंसिटी अलग होता है, रिलेटिव डेंसिटी भी अलग होगा. ठीक है? यहाँ पे बोला है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8. इसका मतलब क्या है? जब मैं सिल्वर का डेंसिटी पानी के साथ कंपेयर किया, रेशियो निकाला, तो मुझे वैल्यू क्या निकला? 10.8. ठीक है? द डेंसिटी वाटर इज 10⁻³ kg per मीटर क्यूब. ठीक है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? और डेंसिटी एक चीज का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है? सिल्वर तुम यहाँ पे लो, फॉरेन में जाके लो, एक ही डेंसिटी निकलेगा. ठीक है? समझ में? इफ इट इज ऑफ द सेम क्वालिटी,
इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? तो ये था रिलेटिव डेंसिटी. दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सिल्वर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में, कैसे लिखेंगे? वी नो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं? सो आई कैन राइट इक्वेशन में क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी क्या है हम लोग के पास? विकन वैल्यू क्या 10.8 है. सो 10.8 ये हम लोग को निकालना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर क्या क्या है? 10⁻³ या फिर 1000 ही लिखता हूँ यहाँ पे, 1000. तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और इसको इस साइड में लेके जाऊंगा. सो दैट विल बिकम 10.8 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो दिस इक्वल्स टू कितना मिला? 108. एक जीरो चला गया यहाँ पे तो 00. क्लियर? इज द सॉल्यूशन क्लियर? Yes. तो ये इसका डेंसिटी. हाँ बस लॉजिकली देखो, पानी का 1000 है तो ऑटोमेटिकली सिल्वर तो मेटल है, इट्स अ सॉलिड. सो ऑब्वियसली सॉलिड्स आर मोर डेंसर देन लिक्विड्स. तो ज्यादा होना ही पड़ेगा. तो ज्यादा निकल रहा है. सबको समझ में आया चीज? हाँ सर. ओके Yes, sir. ठीक है. तो इतना तक ही था ये चैप्टर. तो पढ़ना, कोई डाउट हो चैप्टर पढ़ना, चैप्टर पढ़ के पूरा बुक थोरोली पढ़ना. अगर कोई डाउट होता तो देखना. ये पार्ट का मैंने नोट्स क्यों लिखा है? बिकॉज मैंने इतना दिन सिर्फ एक्सप्लेन किया था लास्ट 2-3 क्लासेस में. सो दैट इज वाई आई रोट ऑल द नोट्स इनटू दिस क्लास. तो एक रिविजन भी हो गया एज वेल एज यू हैव स्टार्टेड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. तो होपफुली समझ में आया अभी अच्छा से चैप्टर. ठीक है, समझ में आया सबको चैप्टर? हाँ. ओके. सो देखना, नोट्स पढ़ना. कोई जगह में हाँ Yes, sir. अटक जाते हो, कोई जगह में समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी का कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो ब्रिंग दैट टू माय नोटिस एंड आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, मुझे पूछना, बोलना कि सर ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं करा दूंगा. ओके, सो थैंक यू. ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का क्लास हुआ. बाय बाय, गुड नाइट. सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे फ्रॉम 11 AM टिल 1 AM. ठीक है, उस दिन मैं मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स था, है कि नहीं? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स था ना? हाँ. वो वाला स्टार्ट करूंगा. सो ग्रेविटेशन आज के क्लास में खत्म हो गया. सो पढ़ना, न्यूमेरिकल्स भी करना अगर डाउट है. और एक चीज देना मुझे बाकी है, वो मैं प्रिपेयर करके ग्रुप में भेज दूंगा. दैट इज द शॉर्ट. क्या था शाश्वती? एक शॉर्ट वर्जन था ना? हाँ, फॉर्मूला ग्रेविटेशन फ्री फॉल का. फ्री फॉल वाला. हाँ, फ्री फॉल का. ठीक है ठीक है, फ्री फॉल वाला मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में. ओके, मतलब ग्रुप में बाय दिस वीकेंड मिल जाएगा तुम लोग. क्लियर? सो दैट वुड बी ऑल फॉर ग्रेविटेशन. बहुत पहले स्टार्ट किया था, मुझे अभी थोड़ी देर पहले देखा 18 को स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर लगा ये चैप्टर खत्म करने. बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग चैप्टर. इट वाज 2 पार्ट. एक पार्ट था थ्रस्ट एंड प्रेशर, एक पार्ट था तुम्हारा ग्रेविटेशन का. सो पढ़ना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, साइंस में नेक्स्ट कराऊंगा तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था कि नेक्स्ट चैप्टर क्या था?
Structure of atom. हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ उसमें एटॉमिक मॉडल्स वॉडल्स ये सब देखेंगे. सो विल डिस्कस इट नेक्स्ट. ओके देन बाय, गुड नाइट एवरीवन. Bye. Good night. Bye, sir. Good night.